हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि अगर सीटेट एस्पायरेंट अपनी प्रिपरेशन में 3 घंटे समय निकालते हैं तो उसमें से 2 घंटे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने और प्रैक्टिस सेट बनाने में देना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सेइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्ड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज, डू नॉट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। एक स्टेटमेंट दे दिया है, इसमें पूछ रहा है कि रोहन एक लड़का है, वो खेल रहा होता है, उसी बीच वो रोने लगता है। तो ये देखकर उस फादर उसको कहते हैं कि चिल्लाओ मत, रो मत, चूँकि लड़के नहीं रोते हैं। ये स्टेटमेंट किस चीज़ को दर्शाता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप। जी हाँ, जेंडर रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप को चैलेंज करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिड्यूस जेंडर बायस, जेंडर बायस को रिड्यूस करता है, यानी कम करता है, ये भी बात सही नहीं है। प्रोमोट्स जेंडर इक्वालिटी, ये भी बात सही नहीं। इस तरह के स्टेटमेंट से जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टेरियोटाइप की जगह कभी कभी जेंडर बायस भी शब्द आ जाता है, याद रखने की बात है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाए, इस तरह के स्टेटमेंट तो क्वेश्चंस में हर साल हर वर्ष पूछे गए हैं। एक सवाल तो ये पक्का है, इस तरह का आएगा ही। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आए कि जेंडर, जिसमें जेंडर बायसनेस या जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो उसमें वही जेंडर बायस, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाने वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? अ टीचर शुड फॉलो फिक्स करिकुलम। टीचर्स फिक्स करिकुलम को फॉलो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। NCF 2005 क्या कहता है? करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। द एम्फेसिस शुड बी ऑन द कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट, ये भी गलत बात है। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन का होना चाहिए। एनवायरनमेंट, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, बच्चे को मौका देना चाहिए। यस, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन का, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके करने चाहिए। यस, टीचर को ज्ञान के मौके का मौका देना चाहिए बच्चों को। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना उसके स्कोर की बुनियाद पर, ये भी गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन गोइंग एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। अ टीचर डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्यूज़ एंड हिंट्स, क्यूज़ और हिंट्स देता है बच्चे को टीचर। अकॉर्डिंग टू लेव वाई गोट्सकी थ्योरी, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल बी, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस करना टीचर के ज़रिए, टीचर के माध्यम से लेव वाई गोट्स के अनुसार क्या कहलाता है? क्या कहते, इसे क्या कहते हैं?
डिमोटिव द चिल्ड्रेन टू लर्न, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करना, करेगा ये नहीं, बल्कि गलत बात। स्केप फोल्डिंग जिसको बोलते हैं स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग एक्ट एज स्केप फोल्ड फॉर लर्न, यस एक्ट। वाइगोट्स्की की थ्योरी में स्केप फोल्ड शब्द यूज हुआ है, स्केप फोल्डिंग बोलते हैं। ये हर वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो पक्का रखिए, ये आना ही है। स्केप फोल्डिंग बच्चे कहते हैं बच्चों को सपोर्ट देना, कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा बच्चा तो उस चीज़ को सीखने में सपोर्ट करना, वाइगोट्स्की के अनुसार स्केप फोल्डिंग कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के समाजीकरण के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। स्टेटमेंट्स को बिल्कुल केयरफुली आप पढ़िए। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, ये स्टेटमेंट तो ठीक ठाक लग रही है भाई। स्कूल सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन का और फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्कूल इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन नहीं है, सेकेंडरी है। स्कूल क्या है, सेकेंडरी है, नॉट प्राइमरी। पीएस आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन, बिल्कुल रॉन्ग। अगर आपको याद होगा पीयर्स, स्कूल, फ्रेंड्स, है ना, सोसाइटी, ये सब सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का द्वितीय कारक है, नॉट प्राथमिक कारक, ठीक है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, नॉट, फैमिली इज प्राइमरी एजेंसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes that मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने। किसने, गार्डनर ने। किस चीज़ पर जोर देता है बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किस बात पर जोर देता है, देख लीजिए ऑप्शंस को। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, आईक्यू को ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से ही मेज़र किया जाता है, बिल्कुल। ये तो बहु की बात करता है, ओनली की तो बात करता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, एक इंटेलिजेंस दूसरी इंटेलिजेंस को बता देगा। जैसे मान लो कोई बच्चा मैथमेटिक्स में सही है तो बच्चा म्यूज़िक में भी सही होगा, ये चीज़ तो बात नहीं करता, ये तो बहुबुद्धि की बात कर रहा है। ऐसा ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा मैथमेटिक्स में सही है तो वो सोशल साइंस सब्जेक्ट में भी सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिया उसके अनुसार, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यस, अनेक तरह के बुद्धि होते हैं गार्डनर के अनुसार, मल्टीपल इंटेलिजेंस के माध्यम के अनुसार, जैसा कि शब्द से ही, थ्योरी के नाम से ही पता चला, मल्टीपल इंटेलिजेंस का यानी बहुबुद्धि, यस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इंटेलिजेंस में, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू लॉरेन कोहलबर्ग्स थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट, कोई काम इसलिए करना कि लोग इसे अप्रूव करते हैं, लोगों के ज़रिए अप्रूव्ड है, यानी कि मैं चोरी इसलिए नहीं करेगा लड़का कि वो
लोगों के ज़रिए गलत माना जाता है। तो इसलिए लोगों के सोसाइटी के ज़रिए जो चीज़ें, जो बात अप्रूव्ड है, इस वजह से करना, ये किस स्टेज में कहला होता है बच्चे, इस किस स्टेज में करते हैं? कोहलबर्ग के अनुसार आपको पता होगा, कोहलबर्ग के ने अपनी थ्योरी को 3 स्टेज में बांटा है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये कोई काम इसलिए करना कि लोगों की, दूसरे लोगों के माध्यम से ये अप्रूव्ड है, ये कन्वेंशनल स्टेज में बच्चे करते हैं। किस स्टेज में? कन्वेंशनल स्टेज में, प्रथागत स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ। वाइगोट्स्की की जो थ्योरी दी है, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ये किस बात पर जोर देता है, किस चीज़ पर महत्व देता है? कल्चरल टूल्स, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रियम। वाइगोट्स्की किस पे बात करता है? सोसाइटी पर। किस पर? ऐसे याद कर सकते हैं, सोसाइटी पर, कल्चर पर, लैंग्वेज पर। वाइगोट्स्की की थ्योरी ये 3 चीज़ों पर, 3 बातों पर केंद्रित है। तो जब भी वाइगोट्स्की का तो क्वेश्चंस आना ही है, जब भी क्वेश्चंस आए तो हम ऑप्शन में ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये कल्चर शब्द या सोसाइटी शब्द या है या नहीं। अगर दूसरे शब्द हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल्चर या सोसाइटी तरह का शब्द है, तो हम उस पर टिक कर सकते हैं और 100% उसका वो सही आंसर होगा। तो कल्चरल ट्रूथ्स पे इम्पोर्टेंस दे देता है, महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही में कल्चर ट्रूथ्स, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है भाई? जीन पियाजेट ने। संज्ञानात्मक विकास में, है ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को किस टर्म से परिभाषित किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को, संज्ञानात्मक रचनाओं को किस नाम से बताया है जीन पियाजे ने? साइकोलॉजिकल टूल्स, नॉट। साइकोलॉजिकल टूल्स कोई ऐसा टर्म यूज़ नहीं हुआ इनकी थ्योरी में। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी नहीं। ये तो बिहेवियरल थ्योरीज में ये शब्द यूज़ हुए हैं ना, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना, ये सब में ये शब्द यूज़ हुए हैं, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ये भी क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, ये वाइगोट्स्की की थ्योरी में यूज़ हुआ है, ये भी नहीं होगा। स्कीमा, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, स्कीमा को क्या बोलते हैं? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, जो बच्चों के दिमाग में जो नॉलेज स्टोर होते हैं, इंफॉर्मेशन, उसको जीन पियाजेट ने स्कीमा कहा है। क्या कहा है? स्कीमा। स्कीमा ही शब्द याद रखिएगा, है ना, अगर हिंदी में याद नहीं भी, हिंदी में भी वैसे इसको स्कीमा ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। 4 स्टेज बताया उन्होंने जीन पियाजे ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या कैरेक्टर होती है भाई? डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो नहीं होता है, ये फॉर्मल स्टेज में होता है। सेंट्रेशन इन थॉट, यस, सेंट्रेशन इन थॉट, जब बच्चा प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है तो उनकी थॉट में सेंट्रेशन हो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही एंगल से वो देख पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलम है, पेन है, उसके पास कोई पेन है, तो पेन को वो समझ रहा है कि उसका एक पेन है, उसका अदर एस्पेक्ट नहीं समझ पाता पेन से और क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे चाकू है,
चाकू का वो एक यूज़ को समझ सकता है कि भाई चाकू इससे कोई काट सकता है, और क्या काम कर सकते हैं वो इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को एक ही एंगल से देख पाना, समझ पाना, ये कैरेक्टर बच्चों में प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है जीन पियाजेट के थ्योरी के अनुसार। तो सेंट्रेशन इन थॉट, यही सही बात है, सेंट्रेशन इन थॉट ये ऑपरेशन स्टेज में होता है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, नहीं, डिडक्टिव थिंकिंग इस स्टेज में नहीं आता है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट्स, बच्चे किसी भी चीज़ को सीरियल में करना, सजा देना, अरेंज कर देना, ये भी करेक्ट उसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सेंट्रेशन थॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? डेवलपमेंट आप जानते हैं हमेशा चलने वाला प्रक्रिया है, सतत चलने वाला प्रक्रिया होता है। देखिए ऑप्शंस को गौर से। डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। सब बच्चे एक ही तरह से ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं? नहीं, गलत बात है। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। सिर्फ स्कूल में होता है डेवलपमेंट, यानी कि घर में नहीं होता है। बच्चा जब स्कूल जाता है उससे पहले उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ये तो हमने इसका कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा है कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट बच्चे का चलते रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये भी गलत बात है, हमेशा चलता है भाई। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी होता है। यस, विकास बहुआयामी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमोंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। देखिए इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पियाजेट्स की थ्योरी को पूछ लिया है। भाई डेवलपमेंट का सीक्वेंस क्या होता है बच्चों में, है ना, बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक हमने पढ़ा है पियाजेट की थ्योरी में। सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, इस तरह के बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही में ये स्टेज दिया हुआ है सीक्वेंस। सेंसरी मोटर पहले सेंस से या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस इसको स्टेज भी बोलते हैं। तो पहले सेंसरी मोटर होता है, फिर बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें समझ में आती है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट, नहीं, पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ लेगा बच्चा, नहीं, गलत बात है। ये सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ है ना, वो भी बीच में सेंसरी मोटर ऐड कर दिया है। कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर, नहीं, ये भी गलत बात है। ये तीनों ऑप्शन में सीक्वेंस को नहीं बता रहा। हमने बताया ना, पहले सेंसरी यानी कि जिसको ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज भी कहा जाता है, उसके बाद बच्चे कॉन्क्रीट चीज़ों को समझने लगता है, यानी कि बच्चा जिस चीज़ को देख रहा है वो चीज़ को समझना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी बच्चा समझने लगता है, कोई चीज़ के बारे में कल्पना भी करता है, जिसको नहीं देख रहा है लेकिन उसके बारे में कल्पना कर सकता है। ये लास्ट स्टेज है बच्चे के विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रगतिशील कक्षा है, इंडिविजुअल डिफरेंस को किस हिसाब से देखा जाना चाहिए। अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालता है,
नहीं बात, इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज होना टीचर के लिए हेल्प करता है। ये तो गलत बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं, असफलता नहीं तो मतलब सफलता मिलती है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, योग्यता आधारित समूह बनाने की मापदंड, ये भी गलत बात है। योग्यता आधारित समूह बनाने की मापदंड को, इंडिविजुअल को डिफरेंस को समझ लेना, ये भी गलत बात हो जाएगी। इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान टीचर के लिए एक टीचिंग मेथडोलॉजी को सिलेक्ट करने में इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथडोलॉजी अपनाना, ये जब उसी वक्त अपनाएगा बच्चा जब उसको उसी वक्त टीचर उसको अपनाएंगे जब उसको इंडिविजुअल डिफरेंस का नॉलेज होगा, बच्चे के अंदर क्या भिन्नता है उसका नॉलेज होगा। तो ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मदद करता है कि अलग अलग मेथडोलॉजी अपनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, इंक्लूसिव यानी कि एक समावेशी कक्षा किस पर जोर देता है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, यानी कि परफॉर्मेंस फोकस्ड होता है? नहीं, परफॉर्मेंस फोकस्ड नहीं होता है, बल्कि वो हर एक बच्चे को शामिल करने की बात करता है। अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एक ही तरह के इंस्ट्रक्शन देना, ये भी गलत बात है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सेग्रेगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी की बेस्ड पर बच्चों को अलग थलग कर देना, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। बल्कि उसमें इंक्लूड करने की बात करता है। इंक्लूसिव कक्षा में इंक्लूड करने, यानी हर तरह का बच्चा, चाहे किसी तरह का हो, किसी भी बैकग्राउंड को, सबको शामिल करने की बात करता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, अपॉर्चुनिटीज़ सबको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सबकी पोटेंशियल को बढ़ाने का अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कौन? इंक्लूसिव क्लासरूम, यस। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट टू यूज़? ये एक्ट सबसे पहले 1995 में आई थी, उसके बाद 2016 में। यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार जो बच्चे विकलांग हैं उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होना चाहिए, ये पूछ लेता है कभी कभी, ये याद रखने की बात है। 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिटार्टेड स्टूडेंट, उसके लिए रिटार्टेड स्टूडेंट यूज़ करना सही होगा। हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विथ क्राइपल्ड बॉडी, छात्र जिसका अशक्त शरीर हो। तो इसके हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ये टर्म ज़्यादा बेहतर है, ये यूज़ करना चाहिए। इस टर्म में, इस एक्ट में कहा गया है कि फिजिकल डिसेबिलिटी शब्द यूज़ करना चाहिए जो भी बच्चे विकलांग हैं उनके लिए। रिटार्टेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड, इस तरह का शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, यानी कि बच्चे प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए? यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, यस, ये तो यूज़ करना चाहिए ना भाई। पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसे अप्रोच को यूज़ करना चाहिए जिससे बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार।
बच्चे अलग अलग तरह के हैं तो अलग अलग मेथोडोलॉजी अपनाना बिल्कुल करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ये रिजिड है ना, ये शब्द नेगेटिव में आता है, यही नहीं करना चाहिए। जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि क्या नहीं करना चाहिए तो ऑप्शंस में आपको ये ढूंढना है नेगेटिव शब्द किस ऑप्शन में है। तो रिजिड ये बिल्कुल नेगेटिव शब्द आता है, ये नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स को पेडागोजी और असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।